हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी। हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। स्वागत है आप सभी का किस मंत्रा के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। हाय एवरीवन, सो वेलकम टू द चैनल टीच मंत्रा। जैसा कि हम पिछली क्लास हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जैसा मैंने आपको पिछली क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे। क्लास ज्यादा लेंदी होने की वजह से हमने ये सोचा था कि इस क्लास को हम 2 पार्ट में करें। ठीक है, आज आपके बेसिकली आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन पे हम हैं। 11 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे, आपके 7 से 8 क्वेश्चन और बचे हैं जो आपके टॉपिक के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो उनको सॉल्व करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बता दिया था कि अभी हम थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट को लेके क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, इससे आप ये मत दिल पे ले कि बिल्कुल इजी क्वेश्चन सॉल्व करवाए जा रहे हैं या फिर बहुत ज्यादा हमारे लिए इतना सिंपल क्वेश्चन को सॉल्व करवाया जा रहा है। तो उस चीज को बिल्कुल दिमाग से निकालने, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। वो कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होगा? जब हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, चाहे वो बेसिक हो चाहे वो टफ लेवल का हो। ठीक है, तो हमारे जो आज के क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे, देखेंगे। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। और ऐसे ही आपके लिए और बेहतर एमसीक्यू की सीरीज में लाता रहूंगा और बेहतर क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो देखते हैं आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, आनुवांशिक कारकों के कारण होने वाले शारीरिक परिवर्तन को, होने वाले शारीरिक और मानसिक बुद्धि को कहते हैं। ये क्वेश्चन आपका बोल रहा है, तो इसमें आपका पहला ऑप्शन दे रखा है परिपक्वता, दूसरा ऑप्शन दे रखा है गतिशीलता, तीसरा ऑप्शन दे रखा है आनुवांशिकता और डी नंबर ऑप्शन दे रखा है तत्परता। तो अगर आप ऑप्शन के हिसाब से देखना चाहें और क्वेश्चन को पहले पढ़ें, समझें, आंसर लगाने की कोशिश करें, फिर मैं आपको इस क्वेश्चन को बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को किस हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सॉल्व करें क्वेश्चन, अपना आंसर दे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा और अपना आंसर दे भी दिया होगा। तो जैसे कि दे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आनुवांशिक कारकों के कारण होने वाले शारीरिक और मानसिक बुद्धि को कहते हैं। यहाँ पे बुद्धि मतलब कॉग्निटिव मेंटल इंटेलिजेंस की बात कर रहा है। यहाँ पे बुद्धि के बारे में बोला गया है। बुद्धि को देख के इसमें क्वेश्चन को अपना क्वेश्चन पुट अप कर किया है। ये बोल रहा है कि आनुवांशिक हेरिडिटी के रीजन्स की वजह से, हेरिडिटी अगर इफेक्ट करती है, वो कारण बनती है जाके, तो उसमें शारीरिक और मानसिक बुद्धि को कहते हैं। मतलब मेंटल जो एबिलिटी होती है किसी बच्चे की और जो फिजिकल एबिलिटी होती है किसी बच्चे की, जब दोनों चीजें मिल जाती हैं तो उसको क्या कहते हैं। जैसा कि हम पहले अपने डेवलपमेंट के चैप्टर में देख चुके हैं, डेवलपमेंट के एरियाज मैंने आपको बता दिए थे। कॉग्निटिव हो जाता है, सोशल हो जाता है और फिजिकल हो जाता है, और ये एक दूसरे से इंटर रिलेट भी करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये आपका जो फ्लो चार्ट बनता है जाके, इसमें आप देखें कि सोशल फिजिकल से भी थोड़ा कनेक्ट करता है जाके, और आपका कॉग्निटिव है वो भी फिजिकल से कनेक्ट करेगा जाके, और आपका कॉग्निटिव जो है सोशल से भी कनेक्ट करेगा, जहाँ पे जैसे आपका संज्ञानात्मक बोला जाता है इसको, या फिर इसी को हम बुद्धि से रिलेट करते हैं, मानसिक भी बोल देते हैं। कई नामों से इसको समझ सकते हैं हम, कई नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, फिजिकल आपका शारीरिक हो ही जाता है, सोशल में आपका सामाजिक हो ही जाता है, जिसमें हम एक्स्ट्रा में नोट कर लेते हैं नैतिक और संवेगात्मक। नैतिक प्लस संवेगात्मक। पिछली क्लास में भी मैंने इस चीज को आपको डिस्कस किया था। अब ये मैं हर क्लास में इसको बताना जरूरी, लेकिन बताने का मतलब ये हो जाता है, अगर आपको ये चीज याद हो गई, ये चार्ट आपको याद हो गया, तो आप बाकी क्लासेस मतलब बाकी क्वेश्चंस भी इससे सॉल्व कर पाएंगे। और मेन थ्योरी जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की है वो इसी फ्रेम, इसी चार्ट से आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो कॉग्निटिव और जो कॉग्निटिव आपका लैंग्वेज से भी जाकर रिलेट करता है, क्योंकि भाषा मानसिक बुद्धि में या बच्चे का भाषा का विकास भी जुड़ा हुआ होता है। सोशल में बच्चे का नैतिक विकास और सामाजिक विकास भी जुड़ा हुआ होता है, संवेगात्मक विकास भी जुड़ा हुआ होता है। फिजिकल में बच्चे का आ जाता है, हेरिडिटी आ जाता है, सोशल में बच्चे का एनवायरमेंट आ जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आपका पुटअप कर रखा है, जैसा कि पूछा है कि मानसिक बुद्धि और मानसिक जो शारीरिक बुद्धि है, दोनों मतलब शारीरिक और मानसिक बुद्धि को रिलेट करके पूछा है। ऑप्शंस आपके दे रखे हैं, परिपक्वता,
गतिशीलता, आनुवंशिकता, तत्परता। तो अगर आप पहला ऑप्शन देखें, इसको मेच्योरिटी के लिए बोल रहा है, और मेच्योरिटी मैंने आपको क्या बताया था कि अभिवृद्धि और डेवलपमेंट, जब हम दोनों चीजों को मिला देते हैं, दोनों चीजों को जोड़ देते हैं, तो वो आपकी मेच्योरिटी बन जाती है, मेच्योरिटी कहलाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो बच्चे की ग्रोथ है प्लस उसका डेवलपमेंट है, जब ये दोनों चीजें मिलेंगी, दोनों चीजें साथ साथ में होंगी, तो उसको ही हम मेच्योरिटी बोलते हैं। ये तो सीधा सीधा आपका क्वेश्चन हो गया ना। फॉर्मूला डायरेक्ट यही था, मैंने आपको बताया था कि इसको नोट कर ले, आपका आगे चल के बहुत काम आने वाला है। तो इसमें अब अगर हम क्वेश्चन को पढ़ें कि आनुवांशिक कारकों के कारण होने वाले शारीरिक और मानसिक बुद्धि को कहते हैं, तो शारीरिक ग्रोथ हो गया और मानसिक बुद्धि आपका डेवलपमेंट हो गया, और इसको क्या कहते हैं? मेच्योरिटी कहते हैं। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा इसमें? आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसको मेरा बताने का मतलब यही था कि अगर आपको ये चीज भी याद नहीं है, तब भी आप यहाँ से रिलेट कर सकते हैं कि यहाँ से हमारा हो गया एनवायरमेंट रिलेट कर रहा है, यहाँ से फिजिकल में बताया था सर ने कि हेरिडिटी भी आती है इसमें हमारा, और एनवायरमेंट में रिलेटेड हमारे सोशल जितने भी चीजें हो जाती वो आती हैं, यहाँ पे हमारी बुद्धि आती है। और इसको हम जब सारी चीजों को मिला देते हैं, उसी को तो मेच्योरिटी बोलते हैं, ये भी तो मैंने बताया था। तो इन चीजों को देख के आपका अब ऑप्शन नंबर कौन सा? पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है पहला। तो आप आंसर लगा लिया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सभी प्राणी अपनी प्रजाति के गुणों के आधार पर ही विकसित होते हैं, इस तथ्य में जिस विकास सिद्धांत को बताया गया है वह है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में रिपीट हुआ है और बार बार पूछा भी जाता है। तो सभी प्राणी अपनी प्रजाति के गुणों के आधार पर ही विकसित होते हैं, इस तत्व में जिस विकास सिद्धांत को बताया गया वह है परस्पर संबंध, इंटर रिलेशन, निरंतरता, कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट, समान प्रतिमान, या फिर सभी। तो जैसा कि क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि सभी प्राणी और प्रजाति के गुणों के आधार पर ही विकसित होते हैं, इस तत्व में किस विकास सिद्धांत, मतलब डेवलपमेंट थ्योरी की बात कर रहा है। जैसे कि मैंने आपको कई डेवलपमेंट थ्योरीज बताई थी। डेवलपमेंट थ्योरीज में हमने किन किन थ्योरीज की बात की थी? एक तो हमने ये बोला था कि विकास है वो व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर हर व्यक्ति का अलग अलग होता है, प्रत्येक प्रजाति का विकास एक जैसा नहीं हो सकता है, ठीक है। विकास लगातार होता है, ये भी आपसे बोला था। विकास परस्पर संबंध इंटर रिलेट भी करता है, ये भी आपसे बोला था। विकास कुंडली नुमा होता है, ये भी आपसे मैंने बोला था। और भी बहुत सारे पहलू हमने आपको बताए थे, कम से कम 7 से 8 चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताई थी। लेकिन उसमें से एक चीज आपकी और इंपॉर्टेंट हो जाती है, समान और प्रतिमान। यूनिवर्सल लॉ ऑफ यूनिफॉर्मिटी इसको भी बोल सकते हैं हम कि यूनिफॉर्मिटी होती है। इसमें डायरेक्ट ये बोल रहा है कि कोई भी प्रजाति का अगर प्राणी है, प्रजाति के गुण हैं उसके आधार पर, जैसे कि हम बात कर लेते हैं, एक आपका हॉर्स हो जाता है, देन आपका एक डॉग हो जाता है, फिर एक ह्यूमन हो जाता है। तो यहाँ पे अपनी अपनी ह्यूमन एक अपनी अलग प्रजाति है, इसको प्रजाति ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। हॉर्स एनिमल्स की प्रजाति आपका अलग आता है, यहाँ पे ये नहीं लिखते हैं, यहाँ पे बर्ड्स लिखते हैं, बर्ड्स, ठीक है। ये आपका एक अलग प्रजाति हो जाती है। हॉर्स जो है आपका एनिमल्स, मतलब जो बोल नहीं सकते, उस एनिमल्स की प्रजाति में आ जाता है। बर्ड्स आपके उड़ने वाले पंछी है, एवियंस बोला जाता है, जिनको एवीज बोला जाता है। ह्यूमंस आपका होमो सेपियंस की प्रजाति में आ जाता है। तो यहाँ पे तीनों के गुण भी तो अलग अलग है। बर्ड चिड़िया उड़ सकती है, ह्यूमन इंटेलिजेंस में आगे है, हॉर्स घोड़ा जो पावर है, उसका पावर होता है एक्चुअली हॉर्स पावर जिसको बोलते हैं, वो उसमें आगे है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में यही चीज तो आपसे पूछ रहा है कि यूनिफॉर्मिटी लॉ भी बोल रहा है कि यहाँ पे आप यूनिवर्सल लॉ भी है,
समान सेम डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहा है कि सभी प्राणी अपनी प्रजाति के गुणों के आधार पर ही विकसित होते हैं। अब हॉर्स का जब इनका इसका बेबी होगा, बच्चा होगा, हॉर्स मतलब जो है, उसके हिसाब से उसका डेवलपमेंट जो होगा वो इसके गुण के आधार पर ही होगा। बर्ड्स चिड़िया है, चिड़िया के अगर जब बच्चे होंगे उसके, तो वो उड़ने में सक्षम ऑटोमेटिक होंगे क्योंकि वो गुण है उसका, और वो गुण ट्रांसफर भी तो आगे होगा। ह्यूमन है, ह्यूमन इंटेलिजेंस में आ गया, ह्यूमंस के जब बच्चे होते हैं तो वो ह्यूमंस जैसे खुद डेवलप होता आया है, जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है डेवलप होने की, कि पहले वो छोटा 9 महीने की प्रोसेस, फिर शैशवावस्था में जाएगा, फिर बाल्यावस्था में जाएगा, फिर किशोरावस्था में जाएगा, फिर प्रौढ़ावस्था में जाएगा, ये प्रोसेस को फॉलो करेगा ना। ये प्रोसेस चेंज तो हो नहीं जाएगी, ये प्रोसेस जैसा सेम आता रहा कि यहाँ पे चले जाए, इसकी जो ह्यूमन की पिछली प्रजातियां थी वो 25 साल में डेवलप हुई, खत्म हो गई, फिर अगली प्रजाति आई वो 50 साल तक डेवलप रही, खत्म हो गई, ऐसा नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत लीनियर चेंजमेंट्स आएंगे, लेकिन जो ह्यूमन के डेवलपमेंट का प्रोसेस है, डीपी डेवलपमेंट का प्रोसेस जो है वो सेम ही रहेगा, चाहे वो हम इस ह्यूमन की बात कर रहे हैं, ह्यूमन ए, या फिर इसका बेबी होगा ह्यूमन ए डैश, उसका भी डेवलपमेंट का प्रोसेस सेम ही रहेगा और इसी के गुणों के आधार पर रहेगा। इसी लॉ को हम बोलते हैं समान और प्रतिमान का नियम। बहुत ज्यादा ही आपसे पूछा जाता है, लॉ ऑफ यूनिफॉर्मिटी का जो बोला जाता है, और भी नामों से जाना जाता है। मैंने यहाँ यूनिफॉर्मिटी लिखा तो आप परेशान ना हो कि सर यूनिफॉर्मिटी बता रहे हैं, और भी नामों से जाना जाता है, तो उसको भी ध्यान रखें। लेकिन बेसिकली आपका जो नाम है यहाँ पे समान और प्रतिमान है, तो इसमें आपका डायरेक्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाता है, समान और प्रतिमान। लेकिन जो मैंने डेवलपमेंट की थ्योरीज बताई, उस थ्योरीज के हिसाब से आपका परस्पर संबंध भी एक थ्योरी है, निरंतरता का सिद्धांत भी एक थ्योरी है, और समान प्रतिमान का भी सिद्धांत एक थ्योरी है। लेकिन क्वेश्चन के आधार पर जो आपका आंसर सही है वो सी है, तभी इसमें डी ऑप्शन भी दिया गया था, ऑल ऑफ दी अबव, इसी की वजह से कि बच्चा जब देखेगा तीनों सिद्धांत ही तो हैं तो डी ऑप्शन लगा देगा। लेकिन आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि सभी प्राणी अपनी प्रजाति के गुणों के आधार पर ही विकसित होते हैं। इस तथ्य में जिस विकास सिद्धांत को बताया गया है वह है, तो वो आपका समान प्रतिमान का सिद्धांत हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये बिल्कुल डायरेक्टली समझ में आ गया होगा। विकास का आयाम नहीं है, ये पूछ रहा है। डेवलपमेंट का जो एक रेशियो होता है या फिर अनुपात होता है, और जो उसको हम रिलेट करते हैं वृद्धि और विकास से, तो उसमें आयाम पूछा गया है, एक स्ट्रक्चर होता है, तो उस स्ट्रक्चर में कौन सी चीजें नहीं आती। आयाम मतलब यही हो गया कि क्षेत्र नहीं है, एरिया के बारे में बात कर रहा है, कौन सा एरिया नहीं है। अभी मैंने जब बिल्कुल पहला क्वेश्चन, इसका मतलब 13वां क्वेश्चन सॉल्व कराया था, तो मैंने उस चीज को आपको बताया था, संज्ञानात्मक नहीं है, भाषिक नहीं है, सामाजिक नहीं है, आध्यात्मिक नहीं है। तो आपको बिल्कुल जरा सा सोचने की भी जरूरत नहीं, आध्यात्मिक हो जाएगा आपका ऑप्शन, बिल्कुल सही हो जाएगा। कि आध्यात्मिक क्यों ही होगा, बच्चा धार्मिक चीजों को नहीं समझ रहा होता, उस समय धार्मिक चीजों से क्या ही मतलब हो जाती है। इस चीज को हम कभी नहीं पढ़े हैं कि हमारा डेवलपमेंट में इस चीज को हम पढ़े। संज्ञानात्मक आपका कॉग्निटिव हो गया, भाषिक आपका लैंग्वेज हो गया, लैंग्वेज जो रिलेट करता है जाके कॉग्निटिव वाले में। पहला ऑप्शन ही, जब पहला ऑप्शन सही है तो दूसरा ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। और सी आपका सामाजिक हो गया, जिसमें आपका नैतिक आता है और आपका संवेगात्मक, दोनों मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन क्लियर हो गया बिल्कुल। 15 के बाद 16 नंबर आते हैं। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, ये किसने बोला है? स्टेटमेंट है, आपका एक डायरेक्ट स्टेटमेंट है। बालक की शताब्दी मतलब सेंचुरी ऑफ ए चाइल्ड, सेंचुरी ऑफ चाइल्ड बोला जाता है। सेंचुरी ऑफ चाइल्ड क्यों बोला जाता है? ये सब कथन किसने बोला है? 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। पहला ऑप्शन एडलर दे रखा है, बी ऑप्शन आपका जेबी वॉटसन दे रखा है, सी ऑप्शन आपका क्रो एंड क्रो दे रखा है, डी ऑप्शन आपका मुर्रे दे रखा है। ये स्टेटमेंट है क्रो एंड क्रो जी का, ये स्टेटमेंट है, उन्होंने बोला है क्योंकि क्रो एंड क्रो ने ही सबसे ज्यादा चीजें आपके लिए बताई हैं। और आपके व्यक्ति के तूफान तनाव की अवस्था हो जाता तो उसमें आपका जो वैज्ञानिक आते हैं, उन्होंने, एक वैज्ञानिक है, उन्होंने भी इस चीज को बोला था। तो उसी चीज को देखते हुए कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, क्योंकि जो यंग एज ज्यादा बालक हुए, बालक बॉयज हुए, गर्ल्स हुए, जो भी है, वो 20th ऑफ सेंचुरी में जो ज्यादा डेवलप्ड हुए। हम लोग इंटेलिजेंस पीढ़ी में आते हैं, इंटेलिजेंट पीढ़ी में आते हैं, क्योंकि हम 19th सेंचुरी से सीखती हुई चीजें आ रहे थे। 100 ऑफ ईयर्स के बाद हमने इतने ज्यादा तेजी से डेवलपमेंट किया है, किसी भी प्रजाति ने पृथ्वी पे इतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं किया। तो उसी चीज को रिलेट करके यहाँ पर उन्होंने ये बात बोली है कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। यूपी टेट के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये।
संवेदना की पहली सीढ़ी है, यह कथन संबंधित है। संवेदना यहाँ पे इमोशंस के बारे में बोल रहा है, इमोशंस की बात कर रहा है। संवेदना के बारे में बोल रहा है। और इसका फर्स्ट स्टेप किससे रिलेट करेगा, इस चीज के बारे में पूछ रहा है। तो संवेदना की पहली सीढ़ी ये कथन संबंधित है शारीरिक विकास से, बिल्कुल नहीं संबंधित है, क्योंकि संवेदना आपकी होती है वो डेवलपमेंट के प्रोसेस की बात कर रहा है, या फिर फिजिकल ग्रोथ शारीरिक हो गया नहीं होगा सही। संवेगात्मक हाँ हो सकता है, एक लेवल तक हो सकता है अगर देखें तो। भाषिक लैंग्वेज भाषा विकास से नहीं संबंधित है, क्योंकि मैं अगर बोलूं कि मुझे किसी के प्रति संवेदना नहीं है, लगाव नहीं है, तो ये चीज किस लेवल पे जाके आपकी टच करेगी, तो उस चीज को आपको सोचना है। मानसिक विकास, संवेगात्मक। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन जो है आपका संवेगात्मक विकास और डी ऑप्शन मानसिक विकास, इन दोनों ऑप्शंस में हो सकता है, लेकिन कंफ्यूजन यहाँ पे इसलिए हो जाएगा क्योंकि संवेदना आपका रिलेट करेगा जाके संवेगात्मक से भी और मानसिक से भी। लेकिन फिर भी अगर कोई मेंटली स्ट्रांग नहीं है, इस चीज को समझे थोड़ा। ये कई थ्योरी आपको बुक्स में नहीं लिखी मिलेगी, इस क्वेश्चन को आपको अपनी खुद एबिलिटी के हिसाब से सॉल्व करना होगा। अगर आपने चीजों को ठीक से समझ रखा है तो, आपका कॉग्निटिव थिंकिंग लेवल ज्यादा अच्छा है तो मेंटली अगर कोई स्ट्रांग है व्यक्ति होता है तो वो क्यों होगा, वो इसलिए स्ट्रांग होगा क्योंकि उसके जो आईक्यू होगा वो हाई होगा और उसने अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर रखा है। अब समझे इस क्वेश्चन को, अब पढ़े। संवेदना की पहली सीढ़ी है यह कथन संबंधित है, मतलब संवेदना की पहली सीढ़ी की बात कर रहा है। अब मेंटली स्ट्रांग है अगर कोई, तो उसने अपने इमोशंस को भी कंट्रोल कर रखा है। इमोशंस वाला आपका जो अब में डेवलपमेंट एक्सपेक्ट आ गया, ये तो सोशली रिलेट करता है जाके ना, ये सोशली रिलेट करता है जाके। और अगर मेंटली कोई स्ट्रांग है तो वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की वजह से, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की वजह से तो वो मेंटली स्ट्रांग होगा ना, कोई होगा अगर। लेकिन जो इमोशंस का कंट्रोल है वो आपका मेंटल एबिलिटी की वजह से कंट्रोल हो रहा होगा। लेकिन ये एक्सपेक्ट जो आपका है इमोशंस का, संवेगात्मक का, ये रिलेट करता है जाके, सोशली रिलेट करता है जाके। हमारा रिश्तों के प्रति जो प्यार होता है, बाकी चीजें हम कनेक्टेड होते हैं, संवेग हमारे जो होते हैं, उन चीजों को देखते हुए, तो इसमें आपका एप्रोप्रिएट जो आंसर हो जाएगा वो मेंटल डेवलपमेंट से हो जाएगा। क्योंकि अगर मेंटल डेवलपमेंट अच्छा नहीं है तो भले ही कोई इमोशनली वीक हो जाएगा, इमोशनली स्ट्रांग हो जाएगा, तो उसके जो सोशली रिलेशनशिप है वो अफेक्ट करेंगे। हम मेंटली अगर स्ट्रांग है तो हम कम दिखाएंगे अपने माता पिता के प्रति, कम प्यार दिखा सकते हैं। भले हम उनसे बहुत प्यार करते हो, उनके सामने हम कभी रोएंगे नहीं, उनके सामने हम कभी कमजोर फील नहीं करेंगे, या उनको ऐसा महसूस नहीं होने देंगे कि हमें ये दिक्कत है और हमारी दिक्कत की वजह से उनको दिक्कत ना हो, वो तो चीज हम उनको फील नहीं होने देंगे। तो इस वजह से हमारा मेंटल डेवलपमेंट जो है वो अच्छा है ना, वही चीज की वजह से तो हम ये कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे आपका जो संवेगात्मक विकास है वो चीज रिलेट नहीं करेगा। वो कनेक्टिविटी है हमारी माता पिता के बीच, बच्चे की जो कनेक्टिविटी है उसको इमोशनली डेवलपमेंट बोल देंगे। लेकिन मेरा जो मेंटल डेवलपमेंट है, मैं इमोशंस को स्ट्रांगली हैंडल कर सकता हूँ, वो मेरा मेंटल डेवलपमेंट है। इन दोनों चीजों में डिफरेंस है, कनेक्शन है, रिलेशन है। जैसा कि मैंने आपको इस चार्ट में समझाया था, चीजें तीनों रिलेट करेंगी। इसको मैंने आपको बताया था कि चीजें तीनों रिलेट करेंगी, तभी मैंने बोल दिया। यहाँ पे कॉग्निटिव हो गया, यहाँ पे सोशल हो गया, यहाँ पे फिजिकल हो गया। तो सोशल और कॉग्निटिव दोनों रिलेट कर रहे हैं ना। ये जो बीच वाला आपका फेज आ जाता है, फेज है, इसी को बोल देते हैं मेंटल डेवलपमेंट बोल देंगे, जहां पे बच्चा इमोशनली भी स्ट्रांग है और सोशली भी स्ट्रांग है, दोनों तरीके से स्ट्रांग है। ठीक है, तो इस चीज को समझाने के लिए मैंने इतना आपको बताया। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें जो आपका ऑप्शन हो जाता है सही, कौन सा हो जाएगा, बताएं। इसमें आपका डी ऑप्शन अप्रोप्रिएट हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इसमें, मेंटल डेवलपमेंट। भाषा विकास का सिद्धांत दिया है, बहुत इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट हिंदी के ज्यादा उसमें पूछा जाता है, आपके हिंदी पेडागोगी में ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भाषा विकास का जो सिद्धांत दिया तो वो चॉम्स्की जी ने दिया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है, हमेशा आता है। अब भी आप पेपर फिर से देने जाएंगे, फिर से आएगा, तो उसको रट ले,
कोई भी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। लेकिन चॉम्स्की ने जो अलग अलग थ्योरीज बताई उनको फिर हम हिंदी में पढ़ेंगे, हिंदी के उसमें पढ़ेंगे। अब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आता है, भाषा रिलेट करती है आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, लैंग्वेज आती है, तभी ये क्वेश्चन डाला गया है। शायद आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हाँ आज का लास्ट क्वेश्चन है, भाषा है, यहाँ पे लैंग्वेज की बात कर रहा है कि लैंग्वेज क्या है, व्हाट इज लैंग्वेज। लैंग्वेज है, लैंग्वेज की बात कर रहा है, यहाँ पे लैंग्वेज को रिलेट करके दिख रहा है। तो उत्तराधिकारी में प्राप्त, जैसे आपके पिताजी हैं, आप उनके लड़के हैं, तो आप उत्तराधिकारी हो गए, तो आपके पिताजी से आपको भाषा प्राप्त हुई है, ऐसा तो है। हाँ, उनकी धन दौलत जो कि प्रॉपर्टी वगैरह वो आपको प्राप्त हो जाएगी, लेकिन भाषा तो नहीं प्राप्त हुई है, ये चीज बोल रहा है। सहजात है, इंटर रिलेट कर रही है। ईश्वर प्रदत्त, भगवान ने आपको भाषा दे के भेजा, जब आप पैदा हुए थे आप बोल लेते थे, नहीं बोल पाते थे। इसमें डी ऑप्शन जो दिया है अर्जित है, अर्जित का मतलब हो जाता है एक्वायर की है, एक्वायर्ड फ्रॉम एनवायरमेंट प्लस हेरिडिटी। हेरिडिटी मैंने इसलिए लिख दिया कि जो आईक्यू लेवल आया, क्योंकि आईक्यू लेवल की वजह से ही हमारी भाषा अच्छी या खराब हो सकती है, अफेक्ट पड़ता है थोड़े बहुत, क्योंकि हेरिडिटी से ये हो जाए किसी बच्चे की जीभ कटी हो पैदा होने के टाइम, तो भाषा नहीं एक्वायर कर पाएगा, फिर बोल नहीं पाएगा ना वाले शब्द, उसकी आवाज ही नहीं है, तो वो एक्सपेक्ट हो जाएगा हेरिडिटी का। एनवायरमेंट से इसलिए मैंने लिखा कि एक्वायर्ड फ्रॉम एनवायरमेंट, मतलब पर्यावरण से सीखिए, पर्यावरण से जी है। पर्यावरण में आपका रिश्तेदार आते हैं, सब लोग रहते हैं ना, हमारे परिवार होता है, फैमिली होती है, सब कुछ होते हैं। तो जब बच्चा जब पैदा होता है, सबसे पहले उसकी माँ टीचर होती है, तो माँ से सीखता है भाषा को, फिर अपनी छोटी बहन से सीखता है, चाचा चाची दादा दादी, और उसके बड़े घर में जो कोई है, सारे लोगों से वो थोड़ी थोड़ी चीजें सीखता है। उतना सबको सीखने के बाद फिर जब वो विद्यालय जाता है क्लास 1 में पढ़ने, तो जो भाषा उसने सीख रखी होती घर में, वही भाषा वहां यूज करता है। फिर वहां पे उसका जो लैंग्वेज का डेवलपमेंट है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो वो अर्जित कर रहा है ना, हर चीज से अर्जित की है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, बिल्कुल सही हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है कि जो आपकी लैंग्वेज होती है उसको एक्वायर्ड किया जाता है एनवायरमेंट से भी, और उसके हेरिडिटी से भी एक्वायर्ड होती है। हेरिडिटी, इन दो चीजों को आप ज्यादा मतलब उस पर न ले, मैंने समझाने की वजह से लिख दिया था। होता क्या है कि मैं चीजों को रिलेट करने की कोशिश करूंगा, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये थ्योरीज बुक्स में नहीं दी है, तो फिर आप ये कहेंगे कि शायद गलत बता दिया है, लेकिन ऐसा साइकोलॉजी में बिल्कुल होता नहीं है। ठीक है, ये दिमाग से अपने फितूर निकाल दे। अगर मैंने यहाँ पे हेरिडिटी एनवायरमेंट लिख दिया, तो हेरिडिटी एनवायरमेंट की थ्योरी तो यहाँ कैसे रिलेट करके लैंग्वेज से, अरे क्यों नहीं रिलेट करेगी भाई, वहां पे एनवायरमेंट दिया है, एनवायरमेंट में हमारा सोशल ही आ जाता है, सोशल में ही तो हमारा लैंग्वेज आ रहा है ना। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आपका लैंग्वेज है, लेकिन भाषा का जो अर्जन हो रहा है वो अपने बच्चा आसपास के चीजों से तो सीख रहा है, तभी तो बोल रहा है। उसने कोई जानवर देख लिया, चिल्ला के बोला मम्मी देखो वो शेर जा रहा है, उसने देखा तभी तो बोला, और जानवर आया कहाँ, आया तो एनवायरमेंट में ही। तो चीजों को समझो, गलत सही साइकोलॉजी में कुछ नहीं होता है। साइकोलॉजी में आपका परसेप्शन होता है, आपका व्यू होता है, आपकी थिंकिंग लेवल होता है कि आप चीजों को कैसे समझ रहे हैं। ठीक है, गलत सही कुछ नहीं होता है, फैक्चुअल चीजें हैं उन पे समझे। जैसे कि मैंने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इन रिवर्स लिख दिया था उस चीज को, और क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंस था, तो उस चीज को ठीक कर दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं। आप भी बताएं, एक दूसरे से सीखेंगे चीजें और अच्छे से हो जाएगी। क्वेश्चन है, डिस्कशन जितना अच्छा होगा, जितना हेल्दी डिस्कशन होगा, आपको चीजें उतनी ज्यादा याद रहेगी और आपका पेपर उतना बेहतर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो आज के हमारे जो क्वेश्चन थे हमने सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, जो सारे क्वेश्चन थे हमने आपके सॉल्व कर लिए, बेहतर चीजें आपको बता दी मैंने पूरा डिस्कस करके। आप जस्ट अ सेकंड वेट करें थोड़ा। ओके, नाउ वी आर क्लियर। अब आपको डायरेक्ट हम लोग थोड़ा वार्तालाप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ग्रोथ एंड डेवलप वाला जो मैंने स्टिमुलस हो गया था, डिफरेंस हो गया, तो उसके लिए सॉरी, आगे से कोशिश करूंगा ऐसी चीजें ना हो। ठीक है, तो बाकी चीजें आपकी ये क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी, या तो आज अभी शाम को मिल जाएगी आपको, नहीं तो कल पूरा शाम तक आपको ये पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसकी आपको पीडीएफ अवेलेबल करवा दी जाएगी जब हमारा पूरा ये पीडीएफ कंप्लीट हो जाएगा। इसमें मैं 4 से 5 25 क्वेश्चन होंगे, मैंने सॉल्व 20 करवाए, लेकिन इसमें आपके 25 क्वेश्चन होंगे, 25, जिसको
ऐड मैं और कर दूंगा 4 से 5 क्वेश्चन। इसमें अवस्था के क्वेश्चन ऐड नहीं हो पाए थे, स्टेजेस वाले, वो पीडीएफ बनने में थोड़ा डिफरेंसेस आ गया। एक क्वेश्चन कल भी गलत था, उसको भी सही करवा दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, उससे आप परेशान हो। ये हमारा ट्रायल प्रोसेस था, मतलब हमने क्वेश्चन सॉल्व किए, मुझे भी अच्छा लगा, करवा पाया, हम लोग इतना इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। एज अ बिगनर हमने लोगों ने जितना इंप्रूवमेंट आपको दे पाया, शायद ही कोई आपको दे सकता है सारी चीजें आपको उतना बेहतर तरीके से, ठीक है। तो बाकी चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी, क्वेश्चन भी आपको अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे। अगली बार मैं और बेहतर क्वेश्चन आपके लिए लाऊंगा। अब थ्योरीज आपको करवाई जाएगी, तो उसके लिए भी मैं स्लाइड्स यूज करूंगा, स्लाइड्स यहाँ पे डाल दिया करूंगा, उससे आपको और चीजें समझ में आ जाएंगी। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट टाइम जब हमारी क्वेश्चंस की क्लास होगी, लगभग जब हम क्लास अब करेंगे तो 6 अप्रैल के बाद ही हो पाएगी आपकी, क्योंकि थोड़ा बैकग्राउंड में काम चल रहा है, स्टूडियो वगैरह और सेटअप किए जा रहे हैं अलग अलग जगहों पे, वो इसलिए कि आपको और टीचर्स देने हैं और टीचर्स ऐड करवाने हैं, उसकी वजह से हम थोड़ा एक्सपेंड कर रहे हैं चीज़ों को, कि और आपकी क्लासेस आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच पाए, ठीक है। तो तब तक के लिए ऐसे हंसते रहे, मुस्कुराते रहें, उसके लिए तब तक के लिए साइनिंग ऑफ। और टीच मंत्रा परिवार के साथ ऐसे ही जुड़े रहें और ऐसे ही बेहतर चीज़ें हमारे साथ देखते रहें और अपने प्रिपरेशन को बूस्ट करते रहें, तैयारी को बढ़िया बनाते रहें, ठीक है।